चलिए इधर देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि डिटरमिनेंट का पार्ट था, और इसमें हमने 3 इक्वेशंस को देखा था और 3/3 की डिटरमिनेंट बनाकर उसको क्या कर रहे थे, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे थे। होप आपने वो पढ़ लिए अच्छे से, तैयार भी कर लिए होंगे। लेकिन आज जो है वो अलग है, थोड़ा सा क्रैमर लॉ के द्वारा बताना पड़ेगा, ठीक है। बताते हैं कैसे, रुकिएगा, देखिएगा। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स लॉ, ठीक है। ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान है। उस दिन का तुम्हें फंडा याद हो, क्या कर रहे थे, ए मान रहे थे, एक्स मान रहे थे, फिर बी मान रहे थे, फिर ए इनवर्स निकाल रहे थे। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालते थे। एडजॉइंट ए का हमने तुम्हें छोटा सा तरीका बता दिया था कि जिसमें कि सेकेंडरी निकालने पड़ते थे, मतलब कि M1 M2 M11 M12 ये नहीं निकालना पड़ता था, A11 निकाल के सीधा हो जाता। लेकिन फिर भी वो एक मेथड क्या है, लेंदी है। ये जो क्रैमर लॉ होता है, ये भी वही सवाल को बहुत ईजी कर देगा। अब ये क्या करेगा, छोटे तरीके से उसके आंसर को निकाल देगा। देखो एक नियम, वही वाला सवाल बता दें जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछला हमने जो टॉपिक लिया था वो वाला सवाल बता दें कि अलग से सवाल ले लें। अलग से ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन अलग से लेते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 5x माइनस का 7y प्लस z इज इक्वल टू 11। इसी में ही दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 8y माइनस z बराबर 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। पिछली बार हम एक डिटरमिनेंट बना रहे थे लेकिन उसको नाम ए दे रहे थे, लेकिन इस बार इसे डी नाम देंगे। डी फॉर डिटरमिनेंट हो गया। पहली डिटरमिनेंट इधर देखिएगा, पहली डिटरमिनेंट में x की जगह x का एलिमेंट, y की जगह y का, और फिर आखिरी में z का, मतलब उसका कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर 6 माइनस 8 माइनस 2, और इसको करोगे तो 3 2 माइनस 6। बोलो हाँ या ना। एक सेकंड, ये -2 नहीं है, ये z है, -1 हो जाएगा, सॉरी ये z लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस का 1 लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये एक डिटरमिनेंट बनी, इस डिटरमिनेंट का मॉड्यूलस निकाल लीजिए सबसे पहले तो, ठीक। सबसे पहला काम क्या है, मॉड्यूलस निकालना। तो d का जरा मॉड्यूलस निकालिए, एवेल्यूट करके आंसर कितना निकल रहा है, जल्दी बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करके इसको, कितना आ रहा है। इतना आ रहा है। डी की जो वैल्यू आएगी वो 55 आएगी, ठीक है ना। अपने मेथड से नहीं लगाना है, जो एक्चुअल में मेथड है वो मेथड अपनाना है ना, यानी 5 7 1 आंसर। कौन सा मेथड लगाया बोला, कितना आया आंसर, 55 आया है। देखो अब यहां पर डी निकल आया। अब जरा क्रैमर लॉ कहता क्या है, तो देखो क्रैमर लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो x की वैल्यू होगी वो d1 अपॉन डी के बराबर होगी, y की वैल्यू होगी d2 अपॉन डी के बराबर, और z की वैल्यू होगी d3 अपॉन डी के बराबर। अब मुद्दे की बात ये आई, क्या d तो समझ में आ गया कि d ये है, लेकिन ये d1 d2 और d3 क्या है। अब सुनो, ये d1 d2 और d3 क्या है, हाँ बताओ। नहीं, d का मतलब डिटरमिनेंट d है, d का मतलब डिटरमिनेंट d है, तो डिटरमिनेंट बनेगी। अब ये बनेगी कैसे, देखो बहुत आसान है ये। d1 बराबर क्या लिखेंगे, d1 है, हाँ मॉड्यूलस निकाला है। अरे आप उसको मॉड्यूलस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूलस मैंने लिखा भी था अभी। तो मतलब कहने का ये है कि उसकी वैल्यू d की, ठीक है ना। अब d1 क्या है, d1 एक डिटरमिनेंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा d1 एक डिटरमिनेंट है, तो ये d1 डिटरमिनेंट बनी कैसे, तो ये बनती है
जो पहली कॉलम होती है उस कॉलम के सारे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो बराबर वाले के एलिमेंट से। अभी समझ में ना आया होगा। कॉलम नंबर 1 के जितने एलिमेंट है 5 6 3, इनको हटा दो, इनके बदले ये वाले एलिमेंट उठा के रख दो जो बराबर में है। कौन? 11 15 7, ये हो जाएगा -7 -8 2, बाकी सब कॉलम्स क्या रहेंगी? अनचेंज रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर D2 की बात करें तो D2 कैसे निकलेगा? तो D2 का मतलब सेकंड वाली कॉलम को क्या करो? चेंज कर दो, बाकी अनचेंज रहेंगी। तो इसको ऐसे लिखो 5 6 3, और इस वाले को चेंज करोगे 11 15 7, और ये वाली 1 -1 -6। इसी तरह से D3 निकालो। D3 बराबर डिटरमिनेंट में क्या निकलेगा? तो D3 में यानी कि थर्ड वाले को क्या करना है? चेंज करना है, बाकी सबको वैसी का वैसी लिख दो। 5 6 3 -7 -8 और +2। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 11 15 7। समझे? D1 निकला, D2 निकल आया, D3 निकल आया। X Y और Z के लिए क्या चाहिए? इनके मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस निकालिए। D1 का मॉडुलस जल्दी से निकालिए, कितना आ रहा है? D2 का मॉडुलस निकाल के बताइए कितना आ रहा है? D3 का मॉडुलस बताइए कितना आ रहा है? और सभी वैल्यू मिल जाएंगी, X Y Z का वैल्यू निकल आएगा। जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। अब इसके लिए ना आप बहुत सारे थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं अपने सवाल को आसान करने के लिए। इसमें घटा लो, वो भी कर लो, कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेथड लगाइए। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो D1 की वैल्यू आ रही होगी आपके पास 55, D2 की वैल्यू आ रही होगी आपके पास -55, और D3 की वैल्यू भी आ रही होगी -55। एक बार आप देख लीजिएगा अभी निकाल कर, ठीक है। अब देखिए जरा, जब आपके पास D1 D2 और D3 तीनों की वैल्यू आ गई है तो x बराबर क्या है? x बराबर कह रहा है D1 अपॉन D। इसका मतलब x इज इक्वल टू D1 की वैल्यू कितनी है? 55 बटे में 55, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली y बराबर कितना है? D2 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास -55 बटे 55। इसका मतलब y बराबर आ जाएगा आपके पास -1। सिमिलरली जब आप z का करेंगे तो ये हो जाएगा D3 अपॉन D इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सेम, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो x y z की वैल्यू कितनी निकली? 1 -1 -1, दैट इज द आंसर। ये सबसे छोटा है हल करने के लिए। बस ये है कि डिटरमिनेंट को आपको कायदे से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक इक्वेशन ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 दिए हैं, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 दिए, और कह रहा है कि इन को क्रैमर लॉ की हेल्प से सॉल्व करिए। करिए जरा, कैसे करेंगे आप? ये थोड़ा सा ट्रिकी और अलग है। नहीं करना है, आप करिए तो पहले, आपको अभी दिख जाएगा एकदम से। जैसे आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब तुम जरा सोचो, जब तुम x बराबर D1 अपॉन D लिखोगे, D1 भी 0 आ रहा है, D 0 आ रहा है, मान लो D1 कुछ और आ रहा हो, मान लो 1 आ गया, अपॉन में 0, हल नहीं निकल रहा है भाई साहब, हल ही नहीं निकलेंगे। आप जरा देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग क्यों है। आप सबसे पहले एक D बनाइए, आपने D बनाया, ये बना 1 1 1 1 2 3 1 3 5। आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये D बराबर 0 आ गया। तुम यहीं से जरा अंदाजा लगा लो, D1 D2 D3 कुछ भी निकले, हमें उससे कोई मतलब नहीं,
ठीक है, लेकिन d बराबर कितना निकल रहा है 0। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, जब तुम x बराबर d1 अपॉन d लिखोगे तो d1 अपॉन 0 इज इक्वल टू तो इन्फिनिटी हो गया ना। तो इसका मतलब x के तो हल ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस केस में आप क्या कहोगे, इस केस में आप ये कहेंगे चूंकि d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस have no solution or infinite many solutions। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि चूंकि d बराबर 0 है, इसीलिए जो दिए गए इक्वेशंस हैं इनके ना तो कोई सॉल्यूशन होंगे या फिर बहुत सारे अनंत हल होंगे। जो ही तरीके से तो कहते थे कक्षा 9 में तुम बहुपद को, कक्षा 10 में तुम पढ़कर आए लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर 3 में, तब तुमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2 के, ऐसे देखा था ना। और उस केस में तुम ये कहते थे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, या तो दोनों लाइन एक ही को निरूपित करती हो या दोनों लाइन समांतर हो। ये दोनों ही केस में हल या तो अनंत होते हैं या तो निकलते नहीं है। एक ही केस होता था जिसमें एक दूसरे को वो काटते थे, है ना, प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते थे उन्हें, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते थे। तो भाई यहाँ तो निकल नहीं रहा, मुद्दे की बात आ गई कि सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, लेकिन वो कह रहा है कि अनंत हल है तो वो अनंत हल ही निकाल लो। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिए हैं और एक लिखा हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, नहीं 6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों लाइन कोइंसिडेंस है, यानी कि दोनों एक ही लाइन को निरूपित करती हैं। आप दो का गुणा करेंगे यही लाइन आ जाएगी, दोनों एक ही लाइन को तो निरूपित करती हैं। इन दोनों के हल निकालने, आप कहेंगे नहीं निकल पा देंगे। आप x का मान उठा के दूसरे समीकरण में रख दीजिए, करोगे 0 निकलेगा। आप दोनों को किसी विधि से लगा रहे हो, जैसे मान लो एलिमिनेशन, जैसे आप क्या बोलते हो विलोपन विधि से लगा रहे हो, 2 का गुणा यहाँ करोगे काट दोगे तो सब कट जाएंगे, निकलेगा ही नहीं हल। तो एक काम तो कर सकते हो कि एक को दूसरे के रूप में निरूपित कर दो, बस इतना तो कर सकते हो ना। वही हम भी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को दूसरे के रूप में निरूपित करेंगे। उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए करते ही हैं टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशंस। पहले कोई 2 इक्वेशंस ले लो जो तुम्हारा मानो, जैसे मान लो ये 2 ले लिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि भाई इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो सकता है कि ये या तो कोइंसिडेंस हो या तो ये पैरेलल हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो भी सॉल्यूशन होंगे वो इन दोनों के, चाहे इसके सॉल्यूशन जो होंगे, कोइंसिडेंस का मतलब एक ही लाइन, जैसे अभी बनाई थी ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो अगली वाली में इसमें 2 का गुणा कर दो तो एक जो लाइन बनेगी वो दोनों एक ही लाइन को तो निरूपित करेंगी, लेकिन बस 2 का गुणा हो गया इसीलिए वो क्या हो गई है, कोइंसिडेंस हो गई है, एक ही लाइन को निरूपित किया गया अलग अलग तरह से। अब तो इसका मतलब जो पहली लाइन के इक्वेशंस होंगे, जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस होंगे, वही दूसरे के भी होंगे और वही तीसरे वाले के भी होंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात भला? बोलो नहीं। अरे मैं ये कह रहा था x प्लस वाई बराबर 1 दिए और ये दिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। आप कह रहे हैं दोनों लाइन संपाती हैं, संपाती का मतलब कोइंसिडेंस है, यानी कि दोनों ही लाइन एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे यही पहली है और यही दूसरी है, ठीक है, यही पहली वाली है यही दूसरी वाली भी है। तो जो इसके हल होंगे वही वाले हल तो इसके भी होंगे ना, समझे? जो हल इसके होंगे वही वाले हल इसके होंगे। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता यार, तुम लोग भरोसा नहीं करते भाई। देखो एक हल निकाल के देखते हैं, x बराबर 0 रखो, y बराबर कितना मिल रहा है? अरे बोलो यार, 1 मिल रहा है। यहां पर रखकर देखो x बराबर 0, तब भी क्या मिल रहा है? देखो जो सॉल्यूशन इसका है वही सॉल्यूशन इसका भी तो है। ओ मान देखो इधर तो यहीं x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 2y बराबर 2, दोनों को ही एक इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है। दोनों ही कोइंसिडेंस लाइन से संपाती हैं, चाहे पैरेलल करोगे तो भी यही निकलेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन इसके होंगे वही वाले सॉल्यूशन इसके भी होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर पहले की 2 लाइन ले लूं तो इन पहली 2 लाइन के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वही तीसरे वाले के भी सॉल्यूशन होंगे कि नहीं? तो ये हो जाएगा x
2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। इसको यहां लेके जाओ z को, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। इसको लेके जाओ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3z। ठीक है, बनाइए जरा डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट बनाइए। डिटर्मिनेंट d बराबर क्या बनेगी 1 1 1 2 1 1 1 2। वैल्यू कितनी निकल रही है 1 निकल रही है, क्लियर। ठीक है, सही है। अब क्या करना है d1 बनाना है। d1 कैसे बनता है, पहले वाले में इसको उठाओ बाकी सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले वाले में बराबर वाले एलिमेंट उठाकर रखते हैं, बराबर में कौन है ये लोग हैं 1 माइनस जेड 4 माइनस 3z और ये हो जाएगा 1 2। इसके लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, अभी आप सॉल्यूशन करके मुझे बताएंगे कि d1 कितना आ रहा है। ठीक है ना, ठीक। d2 पे जरा आइए, d2 क्या कहता है, d2 कहता है कि अब 2 वाली कॉलम को क्या करोगे बराबर वाले एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन में 4 माइनस 3z। जरा इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा, 2 लिखा हुआ है, ये एक तो मेरा 2 और z समझ में नहीं आ रहा। देखो जरा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2z और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3z, माइनस का 2 और माइनस का z, ये बचेगा देख लो, माइनस का 2 और प्लस का z। यानी कि मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि इस d1 की जो वैल्यू आ रही है वो z माइनस 2 आ रही है। क्लियर है कि नहीं है, सॉल्व करके आ रही है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है 4 माइनस 3z माइनस 1 प्लस z, कितना बनेगा 3 माइनस 2z। तो ये जो d2 निकला वो असल में कितना निकलेगा 3 माइनस 2z निकला। d1 और d2 निकला है, क्या निकालना था हमको x की वैल्यू। x बराबर क्या होता है d1 अपॉन d2, मतलब कुछ भी। d1 कितना है z माइनस 2 अपॉन में 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकली z माइनस 2 निकली। भाई साहब x की वैल्यू किसके टर्म में निकल आई z के टर्म में। ठीक है, अभी रुकना, एक काम और करेंगे, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। d2 अपॉन d2 कितना है 3 माइनस 2z अपॉन में 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी निकली 3 माइनस 2z। अगर मैं ऐसा मान लूं, सपोज कर लीजिए, मैंने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के बराबर है k, यानी कि कहीं किसी तरह से हल करके, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप x बराबर 1 रखते थे 0 प्राप्त कर रहे थे, कुछ 2 रखते थे कुछ प्राप्त करते थे। ऐसे ही मैंने भी मान लिया कि z बराबर k रखा, मैंने अपने तरफ से एक वैल्यू निकाली, तो उस पे x की वैल्यू कितनी निकल रही है k माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी निकल रही है 3 माइनस 2 के। बोलो भैया समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में घूम के इस तरह के सवाल आता है, तुम करते रह जाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। ये होगा इसका आंसर, समझ गए। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके बाद इस तरह से उसको किया जाता है। ठीक है, अब तुम अगर मान लो तुम्हारा मन इन दोनों को लेने का हो रहा था, तुम इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, हो सकता है ये आंसर मैच ना करे, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना, हमने मैनी में से कुछ सॉल्यूशन निकाल लिए, तो उसमें से ये अलग है। उन दोनों को अगर हल करोगे, मतलब ये दो इक्वेशंस को लेकर हल करोगे, तो उसमें सॉल्यूशन x y z के कुछ अलग निकलेंगे। कहाँ से, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये हमने z बराबर k रखा है। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी थी, x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। क्या मैंने अपनी तरफ से ऐसा x इज इक्वल टू 0 रखा था, अपनी तरफ से रखा था, और वैल्यू किसकी निकाली थी y की निकाली थी। वही मैंने यहाँ पर भी किया है। मैंने इस यहाँ पर वैल्यू किसकी मानी, मैंने लेट कर लिया, कहाँ मर गया, हाँ मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट z बराबर कितना माना मैंने कि अपनी तरफ से माना, और जब मैंने k माना तो फिर मैं ये देखना चाह रहा था कि x की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, क्योंकि x की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है z पर। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी y पर, या y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी x पर।
तो जब आप x बराबर 0 रख रहे हैं तभी तो आप y की वैल्यू निकाल रहे हो। जब तक x की पता नहीं चलेगी तब तक y की निकाल पाओगे नहीं ना। तो यहां पर z पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए z बराबर k रखा, तो x की वैल्यू देखी और y की वैल्यू देखी, ये अपने तरफ से माना। तुम्हारा मन तुम 2 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम यहां पर z बराबर 4 भी रख सकते हो, तुम्हारा मन। तुम यहां पर मान लो, लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू 4, तो यहां रखो 4 माइनस 2 2 निकलेगा, यहां 4 रखोगे तो ये माइनस का 2 निकल आएगा, वो सॉरी माइनस का 3 निकल आएगा, 4 2 जो भी निकल रहा हो यार, माइनस का 5 निकलेगा, सही से बताए तो 4 2 8 हो जाएगा ना, ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा जो भी है, तो माइनस का 5 निकलेगा। तो ऐसे वैल्यूज निकल रही हैं, समझ में आया, ये मैं कह रहा हूं, ठीक। कहो तो और डीप बता दें इस तरह से कि इन दो इक्वेशंस को भी लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर उनमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं कि वाकई में यार बराबर बराबर आ रही हैं क्या। जैसे उसमें z बराबर k माना है, फिर हम रखेंगे यहाँ पर z बराबर 2, उसमें भी हम रखेंगे z बराबर 2। नहीं भी आ सकती, लेकिन वैल्यूज निकालने पर बराबर जरूर आएंगी। बिल्कुल भाई, कोई भी अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें बराबर दिखेंगी, न्यूमेरिकली हमें समझ में आ जाती हैं, ऐसे समझ में नहीं आती जो के बे के फॉर्म में लिखती हैं। z की वैल्यू अपने तरफ से मान लो, क्योंकि इनफिनाइट सॉल्यूशंस में या नो सॉल्यूशंस में अपने तरफ से वैल्यूज मानी जाती हैं। तुमने अक्सर ग्राफ बनाए होंगे बुक्स में, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में ग्राफ बनाए कक्षा 10 में। तुम अक्सर ये देखते थे कि एक इक्वेशन देता था और आप एक ऐसे टेबल बनाते थे x और y और अपने तरफ से मान रख रख कर रखते थे। वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनी सॉल्यूशंस में होते थे और दो इक्वेशन को सॉल्व करके उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते थे, वो वहां इंटरसेक्ट कर रहे होते थे, वहीं पर लिख देते ये पॉइंट है। कभी हमने ऐसा तो किया नहीं ना कि दोनों को हल करके बहुत सारे हल निकाले हो, क्योंकि दोनों को हल करके केवल एक हल निकल सकता है बस, इसके अलावा मैनी हल अपने तरफ से निकालने पड़ते हैं रख रख कर। ठीक है, समझ में आया अभी कि नहीं आया? ठीक, इसको नोट करो। हाँ कर सकते हैं, अभी मैं करवा दे रहा हूँ, और बताओ। चलो इसको नोट करो फिर मैं करवाता हूँ।